हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, in the description I will share my channel playlist link where you will find all my videos in one place, and don't forget to subscribe my channel for latest updates। आज का ये वीडियो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का। हमने इस चैप्टर में अभी तक की पढ़ा कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके अंदर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गवर्नमेंट कंपनी से। तो जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं आपको इसमें बता देता हूँ। According to Section 245 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partially by central government and partially by one or more state government, and includes a company which is a subsidiary of a government company। तो जो 1956 में जो भी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में जो भी एक्ट लिखा गया था, उसी के अकॉर्डिंग 2013 में इसको बदला नहीं गया है। और इसमें लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर में 51% से कम शेयर नहीं होता है गवर्नमेंट का, 51% से ज़्यादा होता है। यानी 51% होना चाहिए, 51% से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जो भी शेयर खरीदे गए हैं, उन शेयर में से, खरीदे गए शेयर में से कितने शेयर्स को पेमेंट कर दी गई है। यानी कि जब लोग शेयर खरीदते हैं तो उसको एक साथ उसका पैसा नहीं मांगा जाता है, उनको बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पे मांगा जाता है। जब सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, इसका मतलब हमने सारा पैसा मिल गया हमको, तो उसी को पेड अप कैपिटल कहा जाता है। तो ये जो पेड अप कैपिटल होता है, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा 15% उसके पास होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कोई भी स्टेट उसको खरीद सकता है, एक भी ले सकता है, और बहुत सारे स्टेट और भी मिलकर उसको कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे इसका नाम ही गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये इसीलिए बनाया गया था। इसको बनाने का मेन एम ये था कि जिस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उन्होंने जिस तरीके से जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, जिस भी चीज़ का वो सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी को मेनली यहाँ बनाया गया था ताकि प्रॉफिट के लिए कम काम हो और वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो कंपनी था उसको ओपन करने का मेन जो एम था वो ये था। और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि उनका भी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बात करते हैं इसके आगे के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है इनके फीचर्स के बारे में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज एक्ट 2013 में के अकॉर्डिंग काम करती है, और कंपनी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? लीगल टेंडर होते हैं। यानी कि लीगल का मतलब हो गया कि इनका जो चीज़ है, जैसे कि लॉ से क्रिएट हो जाते हैं, लॉ के अंडर में इनका नाम लिख दिया जाता है। तो अगर ये गलती करते हैं तो इनके ऊपर केस हो सकता है, अगर कोई और इनके साथ फ्रॉड करता है तो उनको, ये उनके ऊपर केस कर सकते हैं। फिर आता है द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो जिस तरीके से कंपनी जो है उसका, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जिस तरीके से कोई भी चीज़ को खरीदती है तो अपने नाम से खरीदती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी भी अगर खरीदती है तो उसी के नाम से उसको खरीदा जाता है। जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, ये भी कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है, और ये कोई पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट के अंदर में होते हैं, उसी की तरह वर्क करती है। जो एम्प्लॉय होते हैं इस कंपनी के, ये अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं, और इसमें किसी भी तरीके का, जिस तरीके से गवर्नमेंट की भर्तियां निकलती हैं, तो वैसे ही करके कुछ निकाला जाता है। और
एम्प्लॉयज़ को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में रखा जाता है। फिर आता है ये जो कंपनीज हैं ये किसी भी तरीके का यहाँ पे अकाउंटिंग ऑडिट नहीं होता है, और जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो किए जाते हैं गवर्नमेंट अपने ही ऑडिटर यहाँ पे रखती है और खुद ही ऑडिट करती है। इसको अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड्स जो है गवर्नमेंट से भी मिल जाते हैं इसको, या फिर ये कैपिटल मार्केट जहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर्स को बेचा और खरीदा जाता है वहाँ से भी ले सकते हैं। मेरिट्स की अगर बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट कंपनी है ये सारी के सारी जितने भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और पार्लियामेंट वाला जो चीज़ है जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जिस तरीके से बनाया गया था पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से, वैसे ये नहीं बनता है। और इसकी भी अपनी एक लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट के अलावा भी अपना भी इसका एक नाम है, और गवर्नमेंट का नाम तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है। ये अपने मैनेजमेंट डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम से कम होता है, और जिस तरीके से कंपनी काम करती है ये एक तरह की कंपनी की तरह ही काम करते हैं। ये जो कंपनीज हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज को रीजनेबल प्राइसेस पे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इनको बनाने का मेन एम यही था कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर में जो प्राइवेट कंपनी है प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो कई बारी जो है ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो सभी लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आई है, और एक कोशिश करती है कि हर कोई जो है उस प्रोडक्ट को आसानी से ले पाए। ये मेनली क्या होता है कि जैसे देखा जाता है मार्केट के अंदर में कौन सा गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, और क्योंकि सभी लोग को गुड्स चाहिए होगा तो फिर वो उसी गुड्स या उसी सर्विसेज की तरफ जाते हैं जो ज़्यादा डिमांड में होता है। और क्योंकि जब वो ज़्यादा डिमांड में होता है तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें फ़ायदा उठाती हैं, तो वो फ़ायदा नहीं उठाने के लिए इनको बनाया गया है। लिमिटेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इसके अंदर में शेयर होल्डर नहीं होता है। कई बारी क्या होता है कि जो प्राइवेट, क्योंकि 51% गवर्नमेंट के पास होता है तो बाकी बचा हुआ जो होता है वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो इसके अंदर में ज़्यादा जो बात है कि प्राइवेट वालों का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होगा तो वो नहीं होता है, गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से उसको रेगुलेट करती है। और अगर इसके दूसरे उसकी बात की जाए तो गवर्नमेंट जो होती है इसको फाइनेंस करती है, लेकिन पार्लियामेंट को इसको आंसरेबल नहीं होता है। यानी पार्लियामेंट के अंदर में ऐसी कंपनीज के बारे में जो स्टैट्यूटरी है उसके लिए वो अकाउंटेबल है, वो मिनिस्ट्री अकाउंटेबल होती है। जैसे हमने पता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी गलत चीज़ करती है तो ये अकाउंटेबल नहीं है, यानी कि आंसरेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट है क्योंकि इसकी अकेले उसके अंदर में इसका पैसा होता है, पूरी तरीके से मैनेजमेंट इसके कंट्रोल में होती है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है कि पूरी तरीके से खुद का रेगुलेशन करती है। कंपनी के अगर एक्ट की बात करें तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन कम ही फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर है हमारा यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो किस तरीके से उसने इकोनॉमी के अंदर में आया, अपना कंट्रीब्यूशन किया, और किस तरीके से वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो उसका जो रोल था पहले क्या था और फिर कैसे उसने चेंज किया, ये टॉपिक उसी चीज़ के बारे में है। तो अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले जो था उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर काफ़ी बर्डन था। जो भी उसके बाद आज़ादी जब मिली हमको तो हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स थी कि सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत सारा बर्डन था और वो नए तरीके से काम को नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें ठीक हुई तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को प्ले किया, और उसने इकोनॉमी के साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी देखा और अपना कंट्रीब्यूशन भी किया, और सबको इसका बेनिफिट मिला। तो जरा बात करते हैं क्या क्या किया इन्होंने। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमी को चलने में मदद करती हैं हमारी, जैसे कि रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए,
बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं से हमारे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो अगर सिंपली ब्रिज बनाएंगे या सिंपल रोड बनाएंगे तो उससे उनका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे आई और गवर्नमेंट को पता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो इनको हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या किया, रोड्स बनाई। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, कि जिससे क्या हो, सबको फायदा मिले। फिर आता है दूसरा पॉइंट इसके अंदर में, रीजनल बैलेंस। आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और मैंने बता ही दिया आपको इन शॉर्ट इसके समरी। रीजनल बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ किसी स्टेट में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पे, और किसी स्टेट में उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका काम क्या होता है कि सारे के सारे रीजन्स जो हमारे कंट्री के अंदर में है, हर जगह पे इक्वल डेवलपमेंट हो। जो चीज़ वहाँ पर है वो दूसरी जगह भी पहुँचे, और जो चीज़ कहीं और है वो दूसरी जगह भी पहुँचे। इस तरीके से सभी जगह पर सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएं, इसी को कहते हैं रीजनल बैलेंस। अब कोई प्राइवेट जो कंपनी है वो ऐसा तो नहीं करेगी। प्राइवेट कंपनी क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम, जहाँ उसको प्रॉफिट दिखाई देगा वो वहीं पे जाएगी। और क्योंकि पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इसका, तो हम देखते हैं कि जैसे टी है, टी असम में प्रोड्यूस होती है। तो अगर वो सिर्फ असम असम में ही रहती और बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली मिलती, तो इससे क्या होता, लोग टी को कंज्यूम ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है कि वो टी को अलग अलग जगह पे उसने बागान बनवाए और हर जगह पे प्रोड्यूस करवाया। इस तरीके से क्या हुआ कि सब जगह का रीजनल डेवलपमेंट होने लग गया। जैसे अगर हम बात करें अच्छे एप्पल्स की बात करें, तो अच्छे एप्पल्स हमें कश्मीर में या फिर जो हिमाचल प्रदेश में वहीं पे देखने को मिलते हैं। और अगर वो दूसरी जगह पे ना पहुंचे तो शायद लोगों को पता ही नहीं चले कि एप्पल्स भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह पे पहुंचाने का काम आसान तरीके से, और जो चीज़ वहाँ नहीं है उसको वहाँ पहुंचाना, जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना, यही होता है रीजनल बैलेंस। फिर आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन काम क्या होता है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना। जहाँ बिजनेसेस को डेवलप होने में प्रॉब्लम आती है, चाहे उनको फाइनेंस की ज़रूरत हो, चाहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें उनको पहुँचाई वहाँ पे। और इस तरीके से क्या हुआ कि बिजनेसेस तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गए। तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आता है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है कि किसी एक जगह पे पैसा प्रोड्यूस होना और वो किसी एक की ही जेब के अंदर जाना, या फिर कुछ ही लोग के जेब के अंदर में जाना, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो पब्लिक सेक्टर का मेन काम क्या था कि इस तरीके से पैसा किसी एक के पास ही ना जाए, पैसा सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी मोनोपोली बना लेती हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं जो प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बनाता है और दूसरे को बनाने भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में ना बने चीज़ें और सब एक ही की जेब में पैसा ना जाए, तो इसको चेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम को करता है। फिर आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें बाहर से जो आने वाली चीज़ें, यानी दूसरी कंट्री से जो आने वाली चीज़ें हैं, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बाहर से चीज़ों को मंगाना पड़ता है, तो फिर हमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली पड़ने का मतलब हो गया कि हमें उनकी जो करेंसी होती है उसमें उनको पेमेंट करनी होती है, और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे कंट्री से जो मनी है वो बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री के अंदर में चला जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया, मतलब कि सेल्फ रिलायंस। हम क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चीज़ें बनानी है, उसको अपनी कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, मतलब दूसरी कंट्री से लेना ना पड़े। तो इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
फिर आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 1991 के बाद किस तरीके से बदली। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें चेंज किया, वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 टू 8 एंड देन टू 3। यानी कि पहले क्या था कि जब बिगिनिंग में पब्लिक सेक्टर ने काम करना शुरू किया तो इसने बहुत सारे जो इकोनॉमिक जनरेशन वाले जो भी चीज़ें थी उसके अंदर सब में इनका कंट्रोल था। धीरे धीरे इन्होंने हर चीज़ से अपने आप को कम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पहले काम किया अच्छी तरीके से, फिर प्राइवेट लोग को लेके आए, फिर उसको पूरी तरीके से प्राइवेट वालों को दे दिया। तो इसको कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज थी, जो पहले रिजर्व थी कि वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर में काम करें, यानी गवर्नमेंट है, अब उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो इसको कहते हैं रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी अगर हम बात करें अपनी कंट्री के अंदर में, तो अभी जो रेलवेज हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें प्राइवेट जो रेल हैं वो भी आने लग गई हैं। तो जो इस तरीके से ये आने लग जाती हैं चीज़ें, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होगा, फिर गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जो रेलवेज के ऊपर था उसका, उसको हटा लेगी या कम कर देगी, और ज़्यादातर पार्ट जो होगा वो प्राइवेट को दे दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि रिड्यूस करना अपने बर्डन को, यानी इंडस्ट्रीज को रिड्यूस करना। तो धीरे धीरे ये रिड्यूस करना जो है उस टाइम पे 1991 से शुरू हो गया था। फिर आता है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि पब्लिक सेक्टर क्योंकि वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, तो बहुत बार क्या होता है लॉस में चला जाता है, और लॉस में जाने की वजह से फिर वो आगे वर्क कर ही नहीं पाता है। तो उसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके शेयर को प्राइवेट जो कंपनीज है उनको बेच देती है। उसी को कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पहले गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था उसने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया और किसको दे दिया, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको दे दिया। तो उसको कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सिक यूनिट्स का मतलब है ऐसे कंपनीज जो गवर्नमेंट की हैं जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं या प्रॉफिट अर्न नहीं करके दे पा रही हैं। प्रॉफिट यहाँ पे पब्लिक में प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कम से कम उनकी कॉस्ट प्राइस पे जितना उनको चीज़ें बनी हैं उतना पैसा तो उनको मिल जाए, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि जितनी उनकी कॉस्ट प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो अपने प्रॉफिट में ऐड करके तब वो प्रोडक्ट का प्राइस को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट वाले ऐसा नहीं करते। गवर्नमेंट वाले क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही मिल जाए, कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा कम मिल जाए तब भी काम चल जाता है। लेकिन होता है क्या है पब्लिक के अंदर में कि वो कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल नहीं पाती है। तो ऐसे को क्या करना है कि ऐसे को बंद कर देना है, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में अगर कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करता है तो सीधे उस यूनिट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि इसको क्या कर रही है, इसको बंद कर रही है। फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि जो परफॉर्मेंस है, जो इम्प्रूवमेंट की, उसको किया जाए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। तो इसका मतलब होता है कि जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंपनी के अंदर में रूल्स रेगुलेशन को बनाया गया है, उन्हीं को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो इसमें अच्छे से रूल्स रेगुलेशन को बनाना ताकि काम अच्छी तरीके से बन पाए, सारे के सारे जो भी इम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले, मैनेजर को भी बेनिफिट मिले, सभी लोग को बेनिफिट मिले, इसी को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये था जो रोल है, चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। अगर हम देखें इसमें, अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइवेट वाले क्या होते हैं इससे पहले चैप्टर में, फिर हमने पढ़ा पब्लिक वाले क्या होते हैं। तो ग्लोबल का मतलब होता है ऐसे एंटरप्राइजेस जो कोई भी दो कंट्री के बीच में वर्क करते हैं। जैसे एक कंपनी जो है वो हमारी कंट्री की है और वो हमारी कंट्री में वर्क तो कर ही कर रही है, वो साथ साथ में दूसरी कंट्री में भी वर्क करती है, उसी को कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और
इस बिजनेस के लैंग्वेज में, बिजनेस स्टडीज के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एमएनसीज, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी का मतलब बहुत सारी, नेशनल्स का मतलब हो गया कि जो कंट्रीज हैं उनकी कंपनी होती है, तो ऐसे कंट्रीज को कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये था हमारा, इस चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक बच रहे हैं वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने सब चीज़ों को कवर कर लिया है, और आई होप मुझे आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।